हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सुल्तानों की जो हमने सीरीज प्रारंभ की है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो या बलबन हो, हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, तो आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा राजवंश अगर किसी का रहा तो वो खिलजी वंश का रहा। लेकिन खिलजी वंश जातीय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, जातीय परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, या खिलजी को दिल्ली सल्तनत में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह महज एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की गई। हालांकि अगर इससे पहले हम देखें तो जलालुद्दीन खिलजी जो था, यह गुलाम वंश में अगर आप देखेंगे तो कैकूबाद के समय यह समाना का गवर्नर था। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया और उसे शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की और उसे कुछ सहयोग प्राप्त किया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि तुर्क सरदारों ने दो गुट बना लिया। एक तो जलालुद्दीन खिलजी का गुट रहा, दूसरा एक और गुट रहा। दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसी संघर्ष में जो है कैकूबाद और क्यूमर्स की दोनों की हत्या हुई और फाइनली जो है खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली में प्रवेश करने में 1 साल लग गया, क्योंकि उसने अपना राज्य सिंहासन जो स्थापित किया वह दिल्ली के पास ही किलोखरी में स्थापित किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैकूबाद या उसके संबंधी उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचे। इस वजह से उसे 1 वर्ष का समय लगा दिल्ली में प्रवेश करने में। दिल्ली के बलबन के लाल महल में उसका राज्याभिषेक हुआ। और इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी जो थे, यह अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में रहने वाली जो जनजाति थी उसे खलजी तुर्क कहा जाता था। वहीं के ये रहने वाले खिलजी जलालुद्दीन खिलजी थे। और फाइनली जो है जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उदारवादी सुल्तानों में से एक माना जाता है, क्योंकि सत्ता हस्तांतरित करने के बावजूद भी इसने बलबन के किसी भी संबंधी को इसने अपदस्थ नहीं किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि आगे चल कर के मलिक छज्जू जो बलबन का ही करीबी था, उसने विद्रोह किया। कड़ा का गवर्नर था, उसने विद्रोह किया और उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके खुतबा पढ़ा और अपने नाम के सिक्के जारी किए। बाद में बदायूं के निकट जलालुद्दीन खिलजी ने उसको पराजित किया और फाइनली उसको मुल्तान भेज दिया। फाइनली इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कड़ा के नाम से जाना जाता था। कड़ा का गवर्नर इसने अपने भतीजे और दामाद अली गुरसस्प, जो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, उसको इसने वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी की बस एक महत्वाकांक्षा यह थी कि वह यह चाहता था कि वह जीवन के अपने अंतिम समय वह एक सच्चे मुसलमान की भांति व्यतीत करे और साथ ही वह निरंतर अल्लाह की सेवा में धर्मयुद्ध करता रहे। इसने अपने पुत्र को अरकली खां, कद्र खां तथा खान खां की उपाधि प्रदान की थी। अरकली खां, कद्र खां और खान खां की उपाधि प्रदान की थी। एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के शासन का आधार जो था वह उदारवाद तथा निरंकुशतावाद के शासन को स्थापित किया और इसने
लंबे समय से जो चली आ रही जातिगत शासन का जो आधार था उसको समाप्त किया। जातिगत शासन का आधार था उसको समाप्त किया, इसलिए इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्नी जब 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, चूँकि अब देखेंगे तो इसका भतीजा जो था अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में इसने भिलसा पर आक्रमण किया। भिलसा मध्य प्रदेश में पड़ता है। भिलसा पर आक्रमण किया और उससे प्रेरित होकर के इसने 1295 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ देवगिरी का यादव वंश का शासक रामचंद्र था और रामचंद्र को इसने पराजित किया और वहाँ से बड़े पैमाने पर इसने जो है इसे खनिज संपदा और साथ ही साथ हीरे जवाहरात वगैरह ढेर सारी बड़ी चीज़ें बड़ी मात्रा में इसे हाथ लगी, जिससे इसके मन में सुल्तान बनने की इच्छा जागृत हुई। एक विद्वान ने बड़ा खूब कहा है कि वास्तव में देवगिरी से दिल्ली को जीता गया। बहुत खूब लिखा है उस इतिहासकार ने। फाइनली जब यह वहाँ से लौट रहा था तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके स्वागत के लिए कड़ा पहुँचा और उसने इसका फ़ायदा उठा करके उसकी हत्या कर दी। उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और कड़ा में ही अपने आप को इसने सुल्तान घोषित किया। उधर मलिक जहाँ जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलिक जहाँ ने अपने पुत्र को सुल्तान घोषित किया, लेकिन दिल्ली में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी अराजकता की स्थिति का लाभ उठा करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में प्रवेश किया और जितने भी विरोधी एक तरीके के सामंत थे उसको बड़े पैमाने पर इसने धन दे करके अपनी तरफ मिला लिया और अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के चरित्र पर एक दाग दिखाई देता है। इसने एक सूफी संत सीदी मौला थे जो विदेशी फ़कीर थे, वो बड़ी खानकाह चलाते थे, उसको इन्होंने हाथियों से कुचलवा दिया था। यही एक अपवाद देखने को मिलता है, नहीं तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उदारवादी सुल्तान माना जाता है। इसने पीछे से चले आ रहे सुल्तानों की लौह और रक्त की नीति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इसने पूरी तरीके से मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी के समय आप देखेंगे तो 1291 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ और अब्दुल्ला के नेतृत्व में इसने उसको विफल किया, उसके आक्रमण को विफल किया। अब्दुल्ला खां तो लौट गया, लेकिन अब्दुल्ला खां लौटने के बावजूद भी कुछ मंगोल उलगन खां के नेतृत्व में रुके रहे, जिन्होंने बाद में जाकर के इस्लाम को स्वीकार किया, जो नवीन मुसलमान कहलाए। ये घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही समय की ही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या के बाद अगला जो सुल्तान बनता है वह अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अगले टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।